हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 11 में शुद्ध गति की इकाई में अवकलन के बारे में पढ़ने के बाद समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इसके पहले एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि अवकलन क्या था। जब हम किसी फलन का अवकल गुणांक निकालते थे तो हमारा मतलब ये होता था कि उस फलन में या उस राशि में किसी एक चर राशि के सापेक्ष जिसका वो फलन है किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक फलन होता था कि y=f(x) टाइप का एक कोई फलन है, तो जब आप कहते थे y डैश यानी dy/dx, तो dy/dx क्या होता था, यानी आप जिसको कह सकते थे d/dx fx, तो वो आपका बताता था कि y में x के सापेक्ष किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। y में परिवर्तन की दर बताता था x के सापेक्ष। और ग्राफ के रूप में अगर हम कहें तो जैसे मान लो हमने ग्राफ खींचा, ठीक है, इधर x ले रहे हैं, इधर y ले रहे हैं, जिस तरह का भी है, मान लो आपका इस तरह का ऐसे ग्राफ है, तो जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हो, मान लो आप इस बिंदु पर निकालना चाहते हो तो यहाँ आप स्पर्श रेखा खींचते थे और फिर ये स्पर्श रेखा जितना कोण बनाती थी इससे, यही आपका जो dy/dx था, ये उस स्थान पर tan थीटा यानी उस रेखा की प्रवणता यानी ढाल को व्यक्त करता था। और एक छोटा सा, अब ये दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते थे कि एक ऐसे इस तरह मान लो आप खंड लेते कि इस खंड में ये इतना हमारा डेल्टा y है और ये डेल्टा x है, ऐसे अलग से समझ लो, ये आपका ऐसे वक्र था, तो ये आपका डेल्टा y था, ये डेल्टा x था, तो बड़े अंतराल के लिए डेल्टा y/डेल्टा x। और इसी में जब लिमिट हमारी हो जाती थी कि डेल्टा x बहुत छोटा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यही हमारा हो जाता था dy/dx। तो ये कुछ चीज़ें थी अवकल गुणांक के बारे में, अवकलन के बारे में, कि एक तो ये परिवर्तन की दर बताता है किसी फलन में चर के सापेक्ष। दूसरा, अगर आप वक्र खींच रहे हो तो जिस राशि के सापेक्ष देख रहे किसी बिंदु पर ये स्पर्श रेखा की ढाल बताता है, या एक अत्यंत छोटे समय अंतराल में, अत्यंत छोटे अंतराल में ये डेल्टा y/डेल्टा x को व्यक्त करता है। समाकलन क्या है? समाकलन इसका उल्टा है, इन्वर्स है आप कह लो, या रिवर्स है। इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा वैसे भी इंटीग्रेशन शाब्दिक अर्थ पर आप ध्यान दें तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। हमारे पास छोटा छोटा करके ऐसे कई चीज़ें हैं, उनको हम इकट्ठा करके परिणाम कुछ पाना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या था, कोई एक राशि थी, इकट्ठा थी, हम उसमें बदलाव की दर देख रहे थे। एक उदाहरण देखते हैं, मान लो हम कार्य और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचें इस तरह से, और हमको ये कोई पता है कि एक कोई बल है, एक नियत बल हमने लगाया वस्तु को, पहले यहाँ पर x1 दूरी पर थी और बाद में विस्थापित करके हम x2 दूरी तक पहुँचा दिए। F नियत बल, मान लो F1 नियत बल लग रहा था। अब हमें अगर इस दौरान कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कार्य हमने किया होगा निकालना हो, तो बल और गुणे बल की दिशा में विस्थापन यानी x2 - x1, इससे हम निकाल सकते हैं अगर बल और विस्थापन की दिशा समान हो। लेकिन क्या होगा अगर बल का मान भी समय के साथ बदल रहा हो? मान लो आपका कुछ इस तरह का बल आ रहा हो, ऐसे ऐसे करके है, और आपसे कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना कार्य आपने किया होगा ये निकालिए, या तब क्या करेंगे? कार्य तो ठीक है, अभी भी हमारा यहाँ से आप लंब डालिए, यहाँ से लंब डालिए, ये आपका अगर f और x का वक्र है, fx वक्र है और ये x अक्ष है, तो इनके बीच जो घिरा क्षेत्रफल होगा ये पूरा किए गए कार्य के बराबर होगा। लेकिन इस स्थिति में, या इस स्थिति में तो हमारी कार्य की गणना आसान थी अगर वो सीधे सीधे होता, लेकिन अगर अनियमित रूप से बल बदल रहा है तब हम क्या करेंगे? तब फिर हमें करते हैं कि इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। अगर यहाँ पर एक पतली सी पट्टी खींचे ऐसे, अभी अत्यंत पतली, मान लो ये डेल्टा x है और यहाँ पर ये इतना छोटा है कि यहाँ पर आपके f का मान f1 है, ठीक, उस, और तब यहाँ हम किए गए कार्य को निकाल सकते हैं। इतनी छोटी पट्टी होगी कि इसको हम लगभग आयताकार मान सकते हैं, और जब आयताकार मान सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल f1 डेल्टा x हो जाएगा, सॉरी f1 dx हो जाएगा। अत्यंत छोटा हमने माना है, एक छोटा अंतराल अगर dx हो। उसी तरह से एक छोटी पट्टी और दूसरी जगह ऐसे मान सकते हैं। ये भी मान लो हमने dx अंतराल की ही ली, यहाँ पर मान लो बल का मान आपका f2 है,
तो इस दौरान यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हम कार्य करेंगे, F2 dx करेंगे। इस तरह से अगर हम इसको कई खंडों में बांट लें, अत्यंत छोटे इनफाइनाइट खंडों में बांट लें, आप ऐसे कह लो, इस तरह से अलग अलग जब सब हम पट्टियों का निकाल लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इतनी पतली पतली आप पट्टियाँ बना डालिए कि बाद में सबका अलग अलग आप निकाल करके जोड़ करेंगे तो कुल कार्य आपका कितना हो जाएगा, F1 dx प्लस F2 dx प्लस इस तरह करते करते मान लो n बार आपने जोड़ा है तो Fn dx, या इसी को संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं I का मान 1 से लेके n तक है। ये हमारा किए गए कार्य का मान हो जाएगा, यानी अत्यंत छोटे छोटे खंडों में बांट करके बाद में सबका जोड़ लेंगे तो हमें कुल किया गया कार्य मिल जाएगा। इसी को अगर n का मान हमारा लगभग अनंत हो, यानी हम इसको बहुत ज़्यादा पट्टियों में बांट लें, बहुत ज़्यादा छोटी पट्टियों में, क्योंकि अगर थोड़ी पट्टियों में बांटेंगे, मान लो इस तरह से था, अब आप थोड़ी पट्टियों में बांटे, ये मान लो ऐसे आपने लिया, तो यहाँ ऊपर का ये थोड़ा हिस्सा रह जाएगा, ये वाला हिस्सा रह जाएगा आयत वाली गणना से। तो अगर इसलिए इसको इतना छोटा लेंगे कि हमारा वास्तविक मान प्राप्त हो, तो अगर n का मान अनंत हो, यानी हम किए गए कार्य की गणना करने के लिए इस उदाहरण में जो आयताकार पतली पतली पट्टियाँ ले रहे थे उनकी संख्या अनंत हो, अनंत का मतलब हर एक पट्टी अत्यंत सूक्ष्म हो, तब उस स्थिति में हम इस चिन्ह को क्या कह देते हैं, तब फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको F dx लिख लेते हैं, और ये समाकलन का चिन्ह है, यस की तरह बनता है, थोड़ा सा ऐसे विस्तारित ऐसे, तब ये हमारा हो जाएगा किए गए कार्य का मान, और ये ज़्यादा यथार्थ मान देगा। तो फिर से लास्ट में अगर हम कहें तो समाकलन का मतलब कि पहली बात तो ये कि अवकलन की उल्टा व्युत्क्रम इन्वर्स प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई फलन अगर है उसका मान समय के साथ या किसी स्थान के साथ बदल रहा है, किसी राशि के या चर के सापेक्ष बदल रहा है, तो उस राशि के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब ये है कि आप उस राशि के छोटे छोटे कई टुकड़ों को इकट्ठा कर रहे हो। जैसे अब इसके बाद ऐसा करते हैं, आते हैं इसके सूत्रों पर। देखिए पिछले उदाहरण में अभी हमने ये कहा था कि मान लो हमारा इस तरह का वक्र है, हमने उदाहरण बल और विस्थापन वक्र का लिया था। मान लो इस तरह से वक्र हमने खींचा है और किसी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान हमें निकालना हो, अगर हमें कोई सीमा न बताई गई हो, तो हमने सामान्य रूप से ये कहा था कि यहाँ पतली पतली या आयताकार पट्टियों में बांट लो, और इसको हम तब इस प्रकार से व्यक्त करेंगे कि W बराबर F dx, ये समाकलन का चिन्ह है, यानी बल का हम समाकलन करेंगे dx के सापेक्ष। जैसे अवकलन में हम जो d अपान dx लिखते थे, नीचे जो लिखा रहता था उसके सापेक्ष अवकलन रहता था, समाकलन में इस तरह d के बाद जो लिखा है समझो उसके सापेक्ष समाकलन है। और ये क्या चीज़ था, ये था कि I के ऊपर अगर आप सम कर रहे हो तो ये आपका था Fi dx, और यहाँ पर हमने कहा था कि n के मान को आप बहुत ज़्यादा ले लोगे, यानी जो पट्टियाँ बांटोगे बहुत ज़्यादा ढेर सारी पट्टियों में बांटोगे ताकि प्रत्येक पट्टी बहुत छोटी हो और हमारी गणना में कोई त्रुटि ना रहे। अब इसी में हम लोग देखिए अवकलन और समाकलन में से जब हमने ये कहा था कि अवकलन का उल्टा समाकलन है, तो इसी में एक चीज़ और, किसी कांस्टेंट का जब हम निकाल रहे होते हैं, मान लो कोई कांस्टेंट c है, तो इसका अवकल गुणांक क्या होता था, 0 होता था। समाकलन हम जब करेंगे और अगर हमारी ये सीमा या यह सीमा ना पता हो, ये मान लो निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, अगर हमें ये ना पता हो कि हम कहाँ से कहाँ तक समाकलन कर रहे हैं, तो फिर समाकलन करते समय जो उत्तर आएगा उसमें प्लस बाद में एक नियतांक जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हमें इसी उदाहरण में मान लो ये पता होता कि नहीं, हमको यहाँ से और यहाँ के बीच में किया गया कार्य निकालना है, मान लो ये 1 है ये 2 है, अगर हमें कहा जाता कि हमें 1 और 2 के बीच में समाकलन करना है, तो फिर हम क्या करते, फिर अब हमें केवल इतनी दूरी से मतलब होता, तो हम यहाँ पर लिमिट लगा लेते कि 1 से लेके 2 तक, ठीक। और इसमें लास्ट में हमारा जो उत्तर आता, बाद में हम उस उत्तर में ये करते हैं जिस वेरिएबल चर के सापेक्ष देख रहे थे, जैसे यहाँ dx का मतलब है हम x के सापेक्ष देख रहे हैं, तो जो उत्तर आता वहाँ x के मान में इसका मान, जो भी आंसर आता, मान लो इसका मान I आता, तो ये उत्तर हो जाता I2 माइनस I1। अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक ध्यान दीजिए, अवकलन में हम लोगों ने क्या कहा था, d अपान dx, x की पावर n क्या होता था, n, x की पावर n माइनस 1, ठीक। ये तो पहले अवकलन का था। अभी समाकलन में हम लोग क्या कहेंगे,
x की पावर n कर जब आप dx करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि n का मान -1 ना हो। क्यों? अगर n का मान -1 हो जाएगा तो आप यहाँ इस सूत्र में रखोगे तो नीचे क्या आएगा, -1 प्लस 1 जीरो, और जीरो से भाग देने का मतलब है वो संख्या अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित का मतलब वैसे तो या तो अनंत हम उसे कहते हैं या अपरिभाषित, अपरिभाषित ज़्यादा सही है। तो यहाँ n बराबर -1 होने पर ये आपका नियतांक अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए n बराबर -1 के लिए ये सत्य नहीं है और अशेष के अन्य मानों के लिए सत्य है। अब इसका उल्टा अगर आप देखना चाहो, अभी जैसे अभी के लिए हमारा अच्छा +1 नियतांक जोड़ लेंगे। अगर निश्चित समाकलन नहीं है, यानी हमको निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं पता है कि x को कहाँ से कहाँ के बीच में आपने समाकलित किया है, तो फिर हम एक नियतांक c जोड़ लिया करेंगे। तो अभी एक सूत्र हमारा ये हुआ। एक बार पहले इसका उल्टा देख लेते हैं। अगर यह सत्य है तो इसका मतलब x के सापेक्ष जब आप इसका करोगे x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, इसका अवकल गुणांक निकाल के देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, u प्लस v के रूप का है, तो यानी इसका अवकल d/dx प्लस इसका d/dx, तो ये आपका हो जाएगा d/dx x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस d/dx c है कांस्टेंट, नियतांक है, तो x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक हो जाएगा 0। बचेगा हमारा केवल इतना। यहाँ n प्लस 1 नियतांक है, हम बाहर ले लेंगे। अब हमारा बचेगा d/dx x की पावर n प्लस 1। जरा इस वाले में रखिए, n की जगह n प्लस 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/n प्लस 1, और इसका जब करेंगे x की पावर n, यानी n x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये और ये कट जाएंगे, लास्ट में उत्तर आएगा x की पावर n। ये क्या था, इसका d/dx, यानी इसी का उल्टा कि जब x की पावर n का आप समाकलन करोगे तो इतना आएगा। तो अभी हमें याद केवल किसको रखना है, याद इसको रखना है। फिर से एक बार ध्यान दिला दें, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, लेकिन ये तभी के लिए केवल सत्य है जब n का मान -1 ना हो। अब इस पर हम लोग कुछ प्रश्न हल करते हैं छोटे छोटे, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने एक सूत्र लिखा था कि x की पावर n का जब आप dx के सापेक्ष समाकलन करते हो तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, इस शर्त के साथ कि n का मान -1 ना हो। ठीक, एक तो इसका उपयोग करके आप लिख सकते हो जब केवल dx लिखा हो, तो केवल dx का मतलब 1 dx, और 1 dx का मतलब x की पावर 0 dx, और x की पावर 0 का जब आप समाकलन करोगे, अब इसमें आप n बराबर 0 रख दो, तो हो जाएगा x की पावर 1 बटे 1 यानी बराबर x। तो एक हमारा ये हो जाएगा कि समाकलन dx बराबर x। ठीक, दूसरा, अगर n बराबर -1 होता तब, यानी x की पावर -1 dx, या अच्छा बंद समाकलन, निश्चित समाकलन नहीं है तो आप एक नियतांक जोड़ सकते हो साथ में प्लस c, इसका करोगे यानी 1/x का dx करोगे तो ये आपका हो जाता है नेचुरल लॉग है, लॉग लिख के बेस ई ही लिख लेते हैं। यहाँ चूंकि ये ऋणात्मक होता नहीं है तो इसका हमें परिमाण लिखना है, केवल धनात्मक मान केवल लेना है, ये होता है। ठीक, अब इसका जरा कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो एक है कि आपसे कहा जाए कि 5x की पावर 6 का समाकलन क्या होगा। जैसे हम लोगों ने अवकल गुणांक में किया था कि नियतांक को हम बाहर ले लेते थे, 5 अगर यहाँ नियतांक है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, इससे ये बचेगा x की पावर 6 dx। x की पावर 6 का क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 यानी 5 बटे 7 x की पावर 7 और प्लस एक नियतांक c। लेकिन इसी उदाहरण में मान लो, अच्छा एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लो हमारे पास होता कि x की पावर -3 बटा 2 dx करना है और हमें लिमिट पता है कि x का मान 0 से लेके 5 के बीच में जाना है। अब ये निश्चित समाकलन है, यहाँ हमें पता है कि निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है x की, तो समाकलन करने के बाद इसमें नियतांक नहीं लाएंगे। फिलहाल पहले तो समाकलन करते हैं, x की पावर n है ना dx, तो x की पावर
n+1 बटे n+1 का मतलब -3/2 +1, इनको जोड़ेंगे -3/2 और +1 यानी x⁻½ बटे -½ इसको आप लिख, अच्छा लिमिट हमारी क्या चल रही है, लिमिट है 0 से 5, इसको साथ में लिखते चलते हैं। अब यहाँ चूंकि समाकलन का चिन्ह हम हटा सकते हैं क्योंकि समाकलन के बाद क्या आया है वो लिख रहे हैं, तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी, ये बटे में 1/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2, 1/-1/2 यानी -2, और x⁻−1/2 का मतलब है, चाहे तो बटा में लिख लो। लिमिट हमारी क्या है 0 से 5, -2 आप बाहर ले सकते हो लिमिट से, उच्च सीमा तो यानी 1/5 की घात 1/2 और माइनस फिर निम्न सीमा 0, तो हमारा उत्तर आएगा -2/5 इस सीमा के अंतर्गत। ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पता थी तो फिर हम सीधे इस तरह से कर सकते हैं, सीधे उच्च सीमा रख लो, समाकलन निकाल लो, निम्न सीमा उच्च सीमा पहले माइनस निम्न सीमा। अच्छा, अगर हमारे पास कोई फलन ऐसा हो जो u ± v के रूप में हो तो हम लोग d/dx निकालते, इसमें वहाँ क्या किए थे, यानी u भी फलन है x का, v भी फलन है x का, तो हम कहते थे इसका जोड़ सीधे पहले तो आप u का निकाल लो, फिर उसके बाद v का निकाल लो, प्लस है तो प्लस चिन्ह लगा लो, माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा लो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे इसी उदाहरण में देखते हैं। मान लो हमें कहा जाए कि 6x² - 3x, इसका हमें समाकलन करना है dx। अच्छा, मान लो इसमें हमको लिमिट भी पता है, मान लो कहा गया कि 1 से लेकर 2 के बीच में आपको जाना है, ठीक, क्या करेंगे, पहली बात तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 6x² को अलग कर लिए, इसकी लिमिट हो गई 1 से 2, माइनस 3x को अलग कर लिए, इसकी लिमिट भी वही है 1 से 2, अब मान निकाल लिए। अभी यहाँ 6 को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² dx लिमिट 1 से 2, यहाँ उसी तरह 3 को बाहर ले सकते हैं, 1 से 2 x dx करेंगे, इसका कितना आएगा 6 x⁻n x⁻n+1 बटे n+1, उसी तरह इसका x का मतलब x⁻1 पावर 1 का मतलब x⁻n+1 बटे n+1, लिमिट हमारी 1 से 2, यहाँ पे लिमिट हमारी 1 से 2, तो मान रख देते हैं, बस 3 बाहर आ जाएगा, 6/3 यानी 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचा है, अब बचा है x³ लिमिट है 1 से 2, कई बार इसको बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस यहाँ 2 बाहर ले लेंगे तो अब बचेगा x² 1 से 2, मान रख देंगे 2, फिर x³ यानी 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3/2 और यहाँ स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सरल कर लिए इसी को 2, ये हो जाएगा 8 - 1 यानी 7 और ये -3/2, ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3, ठीक है, जो भी आएगा 14 - 9/2, सरल कर लिए अपना जो भी है 19/2, ठीक, तो ये हमारा उत्तर हुआ। तो ये अभी x⁻n का हुआ x, और तो हमारे सूत्र अभी कितने हुए फिलहाल, इतने। अब इसके बाद एक लिस्ट बना लेते हैं, आसानी होगी याद करने में, जिन राशियों का हम समाकलन अवकल गुणांक निकाल चुके हैं उसी का उल्टा करके समाकलन गुणांक। तो देखते हैं अगली लिस्ट। अभी पहले हम लोग कुछ सूत्र देख लेते हैं, जैसे समाकलन अगर u और v x के फलन है तो u ± v का जो dx होगा, यानी आप पहले u का dx अलग कर लो और ± v का dx अलग कर लो, समाकलन ऐसे लिख सकते हैं, अवकलन में भी ऐसे कर सकते थे। फिर अगर हमारे पास a मान लो कोई नियतांक है, u x का फलन है और इस तरह की कोई राशि दी हुई है, इसका हमें समाकलन करना है तो a को नियतांक के बाहर ले लेंगे और u dx कर लेंगे सिंपली। अगला e⁻x dx, अगर आपको ध्यान में हो तो e⁻x का अवकल गुणांक भी e⁻x ही होता था, तो e⁻x का समाकलन भी e⁻x होगा, क्योंकि आप इधर वाले पक्ष का जब अवकल गुणांक निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। प्लस c हमने इसलिए जोड़ लिया है कि अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, तो एक नियतांक वाला पद रहेगा। अगर निश्चित समाकलन होता तो फिर हमारे पास जो निम्न सीमा या उच्च सीमा होती, हम उच्च सीमा मतलब समाकलन निकालने के बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करके उसका मान निकाल सकते थे।
जैसे एक उदाहरण किसी देख लेते हैं, जैसे मान लो इसमें उदाहरण देखें, पिछला तो उसका देख चुके थे। मान लो हमारे पास कोई राशि थी, जैसे हमने कहा था कि 5x⁻⁻1/2 इसका आपको समाकलन करना है। तो इस वाले हिसाब से देखें तो 5 को हम समाकलन के बाहर ले लेंगे और बचेगा हमारा x⁻−12 dx। ध्यान रखना केवल n बराबर -1 अलाउड नहीं है, उसके अलावा आप रख सकते हो। तो 5 और x⁻n का x⁻n+1/n+1 यानी हो जाएगा 5 x⁻1/2 और नीचे बटा 1/2। लास्ट में गुणा में जाएगा तो 10x⁻1/2 या 10√x ये हमारा मान होगा। हाँ, +1 आप नियतांक जोड़ना चाहो तो जोड़ सब रख लेंगे हम लोग। फिर उसी तरह a⁻x का dx अगर करें समाकलन, ध्यान दीजिए जब हम लोग d/dx a⁻x कर रहे थे तो वहाँ हमने लिखा था a⁻x गुणा log a। जो चीज़ हम अवकल गुणांक निकालते समय गुणा में रखते थे, समाकलन करते समय जब उसका व्युत्क्रम प्रक्रिया है तो भाग में चली आएगी। तो यहाँ a⁻x का जब dx समाकलन करोगे तो a⁻x अपान log a हो जाएगा। वहाँ पर अवकलन के समय गुणा a था। अब आप देखो इसका अगर आप अवकल गुणांक निकालो तो a⁻x का क्या हो जाएगा, log a नियतांक है, बाहर चला जाएगा 1/। a⁻x गुणा log a और नीचे ये वाला बटा log a कट जाएगा तो आपका बचेगा ये। फिर आप ध्यान दीजिए वहाँ हम लोगों ने क्या कहा था, जब हम d/dx निकाल रहे थे तो sin x का हमने कहा था कि cos x हो जाएगा, cos x का हम लोगों ने कहा था कि -sin x हो जाएगा, tan x का हम लोगों ने कहा था कि sec² x हो जाएगा। इस तरह से कहे थे। अब उल्टा प्रक्रिया है तो यानी अगर आप cos x का निकाल रहे हो तो sin x आ जाएगा, sin x का निकाल रहे हो तो -cos x, क्योंकि एक माइनस चिन्ह यहाँ पड़ा है। और यहाँ हम लोगों ने कहा था कि अवकल गुणांक निकालते समय जिसमें साइन या कोसेक आएगा वो हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। तो इसका मतलब अब यहाँ जब उल्टा प्रक्रिया आप कर रहे हो तो यहाँ जब साइन या कोसेक वाले पदों का आप समाकलन करोगे तो उसमें ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा था कि sin x dx बराबर -cos dx। क्यों, सॉरी -cos x। अभी जैसे आप इस यहाँ से देखिए, इसका आप अगर अवकल गुणांक निकालते d/dx -cos x प्लस c का अगर अवकल गुणांक निकालते तो cos x का क्या आता -sin x और माइनस चिन्ह यहाँ पहले से है और नियतांक का हो जाता है 0, तो ये हमारा हो जाता sin x। यानी d/dx इतने का जब आप करोगे तो वो आएगा sin x। तो कुल मिला के हमें मान याद रखने हैं। पहले तो हमने सोचा था कि इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में पूरा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही कुछ और अभी आगे लिख लेते हैं सूत्र। इधर हम लोगों ने जो लिखे हैं ये आप समझ लीजिए सूत्र टाइप के हैं, बाकी ठीक है। गणित में तो काफ़ी बड़ा पाठ्यक्रम है, पता लगा कम से कम 25-30 अध्याय होंगे इसमें अभ्यास के लिए। हर अभ्यास में 15-20 प्रश्न होंगे, तो 1 महीनों का टॉपिक है। तो हमें गणित के स्तर पर नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में जितना हमारी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, डेरिवेशंस में ज़रूरी है या सवाल लगाते समय ज़रूरी है, हमें केवल उतने अभी समाकलन के बारे में पढ़ना है। बाकी प्रश्न हल करते समय बीच बीच में जब भी हमको कहीं पर प्रश्न में समाकलन या अवकलन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वहाँ कोई नया तथ्य आना होगा तो हम आपको एक बार ध्यान दिला देंगे। अदरवाइज आज फिलहाल कुछ और ऐसे ही सूत्र लिख करके हम समाकलन को बंद करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन, एक विमा में गति यानी एक सरल रेखा में गति पर आएंगे। तो अभी फिलहाल जब भी आप अवकल गुणांक समाकलन किसी का निकाल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इसका अगर आप उल्टा अवकलन करते, अवकल गुणांक निकालते तो आपको ये राशि प्राप्त होती। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब हम जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक इनका कर रहे थे तो जिनके अवकल गुणांक में साइन या कोसेक आया था उसको हमने कहा था कि आप माइनस चिन्ह रख लो। तो यहाँ पर उसका उल्टा करेंगे, यानी जिसमें साइन या कोसेक आया होगा समाकलन में, उसका जब आप निकाल रहे होगे समाकल तो उसमें माइनस चिन्ह लगा लेना। इसलिए साइन का हम लोगों ने -cos x लिख लिया था। और हाँ, अगर बहुत कन्फ्यूजन हो, जैसे 4 चीज़ें हैं तो आप एक ही याद रखो। अभी हम साइन और कास का जैसे जोड़ा देखें, आप केवल एक बात याद रखो कि d/dx sin x आपका cos x होता है। ठीक, अगर ये एक बात याद है तो इसका मतलब अब इसमें से उल्टा जाओ। उल्टा का मतलब चाहे अवकलन से समाकलन में जाओ, चाहे sin x से cos x में जाओ, तो हमारी कहानी बदल जाएगी। यानी d/dx
आप जब cos x का करोगे तो बदलेगा, cos साइन में हो जाएगा और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन से यहाँ cos में चले गए हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप समाकलन sin x कर रहे हो तो भी जब sin x का अवकल गुणांक प्लस cos x था तो sin x का समाकल गुणांक माइनस cos x हो जाएगा। ठीक, फिर आपको अगर पता है कि sin x का समाकल गुणांक माइनस cos x था तो cos x का समाकल गुणांक प्लस sin x हो जाएगा। मान लो यहाँ प्लस कांस्टेंट भी एक रख लें। तो अब इस तरह से अगर हम खाली एक ध्यान रखे रहें तो उसी में से चाहे आप अवकल के बजाय समाकलन में जा रहे हो तो चिन्ह बदल देना, और साइन से कास में या कास से साइन में जा रहे हो तो चिन्ह बदल देना। तो अभी जैसे ये चार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, अगर आपको केवल ये याद है कि साइन एक्स का अवकल गुणांक प्लस कास एक्स होता है तो वहाँ से फिर आप इन तीनों को मतलब प्लस या माइनस चिन्ह का कन्फ्यूजन होगा तो देख सकते हो। जैसे जब साइन एक्स का अवकल गुणांक प्लस कास एक्स होता है तो इसका मतलब कास एक्स का अवकल गुणांक माइनस साइन एक्स होगा, इसका हो गया। फिर समाकल पे आते हैं, जब साइन एक्स का समाकल गुणांक साइन एक्स का अवकल गुणांक यानी अवकलज कास एक्स होता है तो साइन एक्स का समाकल माइनस कास एक्स होगा, साइन एक्स का माइनस कास एक्स होगा। ठीक, फिर जब साइन एक्स का माइनस कास एक्स समाकल होता है तो कास एक्स का प्लस साइन एक्स होगा। तो इस तरह अपने अपने हिसाब से आप लॉजिक देख लो, याद रखे रहना। कुछ जरा त्रिकोणमितीय फलनों के हम लोग और लिख लेते हैं, कुछ और राशियों के हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के। हम लोग जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर समाकलन करें तो माइनस काट एक्स आता है। आप ध्यान दीजिए काट एक्स का अवकल गुणांक क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। काट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स था माइनस चिन्ह के साथ। और जैसे अवकल गुणांक में हमने कहा था कि साइन या कोसेक अगर अवकल गुणांक में आ रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखते हैं, और उसका उल्टा यहाँ पर अगर वही साइन या कोसेक हमारा समाकल में आ रहा है तो उसका जो समाकलन आएगा वो हमारा माइनस चिन्ह के साथ होगा। जैसे यहाँ कोसेक आया था और तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स काट एक्स का समाकल अवकल गुणांक था तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट होगा। अच्छा इधर मत देखिए, अगर आप कहिए कि सेक एक्स का अवकल गुणांक क्या होगा तो सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, चूंकि उधर भी हमारा धनात्मक में होगा तो इसका मतलब इसका उल्टा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, मतलब इसका जब आप समाकलन कर रहे हो तो सेक एक्स आएगा। प्लस सी हमने सब में इसलिए लास्ट में लिख लिया है कि अगर हमारी उच्च सीमा और निम्न सीमा नहीं पता है यानी निश्चित समाकलन नहीं है तो फिर एक नियतांक वाला पद बचा रहेगा हरदम। उसी तरह से कोसेक एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स काट एक्स था अवकल गुणांक। तो ये त्रिकोणमितीय फलनों का हुआ। अब इसी में एक चीज़ आप गौर करिए, जब हम लोग वहाँ चेन रूल या प्रतिस्थापन द्वारा देख रहे थे या कोई फलन किसी फलन का फलन होता तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस फलन को उसकी जगह हम जो रखना चाहते थे, जैसे मान लो हम वहाँ करते कि e की पावर 5x का आप d/dx करिए। ठीक, तो हम लोग क्या कहते थे, आसान, हमें e की पावर x का पता है, हम चाहते थे कि ये अगर खाली x होता तो बड़ा आसान रहता। तो अभी आप मान चलिए कि हाँ वो खाली x ही है, तब अगर करते तो e की पावर x का e की पावर x होता है अवकल गुणांक, तो e की पावर 5x का e की पावर 5x रहेगा। लेकिन ये केवल x तो था नहीं, यहाँ 5 भी साथ में था, तो दोबारा फिर आप इसका अवकल गुणांक करिए, जो कुछ आएगा वो इसके साथ गुणा में जाएगा, यानी हो जाएगा 5e की पावर 5x। ठीक, तो अवकल गुणांक निकालते समय हमने जो माना था, जिस फलन को अपनी सुविधा के लिए, गणना की सुविधा के लिए मान लिया था कि अगर इसकी जगह ये होता तो हमारी गणना थोड़ा आसान होती, तो जिसको हमने जो फलन मान लिया है किसी और फलन के रूप में, उसको फिर आप अवकल गुणांक निकाल लीजिए और जो अवकल गुणांक आएगा उससे गुणा कर दीजिए। समाकलन में उसका उल्टा है, जब समाकलन में सारी चीज़ें हम उल्टा कह रहे हैं तो जो वहाँ गुणा में थे वह यहाँ भाग में रहेगा। जैसे यहाँ पर जो भी फलन हमने माना है उसका जो भी अवकल गुणांक आएगा वो भाग में जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस फलन को हम माने हैं, प्रतिस्थापित किए हैं, उसका अवकल गुणांक यहाँ भी निकालना है। बस अवकल गुणांक के समय जो वो गुणा में रहता था, समाकलन के समय वो भाग में रहेगा। जैसे हमें x की पावर n dx तो पता है कि वो x की पावर n+1 बटे n+1 होता है, लेकिन अगर x न लिख के मान लो ax + b के रूप का लिखा है तो ax + b की पावर n, इसका समाकलन आप x के सापेक्ष जब कर रहे हो तो हम ये चाहते थे कि इसकी जगह अगर खाली x होता तो बड़ा आसान होता। मान लो ये दूसरा वाला x, मान लो ये कैपिटल X है, तब उस कैपिटल X की पावर n का हम क्या करते, कैपिटल X की पावर n, इस dx से यहाँ x स्मॉल ही है
वो हमारा हो जाता है कैपिटल एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। तो यही हमने कर लिया, कैपिटल एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन। लेकिन कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स हैं तो अलग अलग, इसे हमने ए एक्स प्लस बी को माना है ना कैपिटल एक्स। तो इसका फिर आप ये कर दीजिए, जो माने हैं डी एक्स अपान डी एक्स। तो इसको जब करेंगे तो ए एक्स प्लस बी में ए बाहर चला जाएगा, डी एक्स अपान डी एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी का आपका बचेगा केवल ए, क्योंकि ए डी अपान डी एक्स एक्स और प्लस नियतांक है 0, तो ये हो जाएगा ए। तो जो अवकल गुणांक इसका आएगा उससे भाग दे देंगे। अगर अवकलन में होते हम लोग तो गुणा करते, समाकलन में भाग देंगे। जैसे हमें पता है कि कास का साइन होता है, कास थीटा का साइन थीटा होता है धन चिन्ह के साथ। हमने अभी इसके पहले कहा था कि 4 में से आप केवल एक याद रख लो, खासतौर पे साइन कास के मामले में। अगर आपको पता है कि कास एक्स का अवकल गुणांक प्लस साइन एक्स का अवकल गुणांक प्लस कास एक्स होता है, तो फिर उसी से आप अगर अवकल से समाकल में जा रहे हो तो चिन्ह बदल लेना, कास से साइन में जा रहे हो तो चिन्ह बदल लेना। तो अगर हमने कहा कि साइन का प्लस कास होता है तो इसका मतलब कास का माइनस साइन होगा अवकल गुणांक। इसका मतलब कास का समाकल करोगे तो प्लस साइन होगा। तो यहाँ मान लो हमें कास ओमेगा टी डी टी होता, तो कास का तो साइन होगा प्लस साइन, पहले तो एक तो वो लिख लेंगे। हम ये चाहते थे कि खाली हम जानबूझ के यहाँ टील के पदों में लिख लिए हैं, एक्स लिखते चले आ रहे थे। एक बार ये समझने के लिए कि हमेशा टी एक्स ही होना जरूरी नहीं है। मान लो यहाँ पर हमारा जो कास थीटा है, ये थीटा समय का फलन है, समय के साथ बदल रहा है, और हम डी टी यानी समय के सापेक्ष समाकल गुणांक उसका समाकलन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कास ओमेगा टी का, हम तो चाहते थे कि यहाँ खाली टी डी टी थे तो यहाँ खाली टी ही रहता, तो हम फिर कास टी का लिख लेते कि प्लस साइन टी होगा। कोई बात नहीं, अभी मान लेते हैं कि ये केवल टी ही है, तो कास टी का साइन टी यानी साइन ओमेगा टी। और हम ये जो मान लिए हैं ना, फलन ने प्रतिस्थापित किए हैं, उसका फिर अवकल गुणांक देखिए। तो ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा, डी अपान डी टी। ओमेगा टी आप करेंगे तो ओमेगा नियतांक अगर है तो बाहर आ जाएगा, बचेगा डी अपान डी टी टी, और ये हो जाएगा 1 यानी ये हो जाएगा ओमेगा। और जो आया इसका अवकल गुणांक, जो फलन आपने प्रतिस्थापित किया था उससे भाग दे दीजिए प्लस नियतांक। तो कुछ 2-3 उदाहरण हमने इसीलिए लिख लिए थे। जैसे कास का एक तो यहाँ पर इस रूप में लिखा था, दूसरा अगर साथ में नियतांक भी होता, जैसे ये इसी का है, एक दूसरा रूप है, कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, यक्स के सापेक्ष करना है। हम चाहते थे कि यहाँ केवल यक्स रहे, यक्स केवल होता तो कास एक्स का हम प्लस साइन एक्स लिख लेते, तो अभी मान लीजिए कि यक्स है, तो कास इतने का साइन इतना हो जाएगा, ठीक। फिर इतना जो हम प्रतिस्थापित किए हैं उसका अवकल गुणांक इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, सोचो कि वही समाकलन में न होकर अवकलन में होता तो उसके सापेक्ष करते, तो ये नियतांक है 0, ए एक्स का बचेगा केवल ए, तो ए से आप भाग दे दो, तो ये इसका समाकलन हो जाएगा। तो कुछ याद रख लेते हैं, बाकी सवाल में जैसी परिस्थिति होगी देख लेंगे। जैसे हमने उसी तरह ई की पावर एक्स का लिखा है, ई की पावर एक्स में ये जितना है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो ठीक है ई की पावर एक्स ही है। फिर इसका आप एक्स के सापेक्ष तो पी आएगा, तो पी भाग में चला जाएगा, प्लस नियतांक है ही है। उसी तरह ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स यही है बटे log a, ध्यान रखना केवल अभी भी log a ही है, यहाँ पर पी एक्स प्लस बी या और कुछ लिखने की कोशिश मत करना। तो बटे a और फिर इसका समाकलन इसका अवकल गुणांक p, तो p से आप भाग दे दो, यानी 1/p से गुणा कर दो, ठीक। तो ये तो था, ये तो हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के थे। ये था कि अगर हमें कोई फलन प्रतिस्थापित करना पड़े, सीधे सीधे ना हो, तो ठीक है आप प्रतिस्थापित कर दीजिए, सीधे नए फलन के पदों में मान लिख लीजिए, जिससे प्रतिस्थापित किए हैं उसका अवकल गुणांक निकाल लीजिए, उसके अवकल गुणांक से जो समाकलन आया है उसमें भाग दे दीजिए। और जैसे यहाँ पर इसका a आया था तो a से भाग इसमें ओमेगा आया, तो ओमेगा से भाग इसमें p आया x के सापेक्ष, तो p से भाग, इस तरह से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। फिर हम अभी जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए वो बात कर रहे थे निश्चित समाकलन की, हम लोग एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है, सवालों में ज़रूरत पड़ती है। मान लो एफ एक्स डी एक्स का समाकलन जी एक्स प्लस सी है, प्रतीक रूप में हमने लिख लिया है कि इस फलन का जब आप समाकलन निकालते हो तो ये आता है प्लस नियतांक। अब हम चाहते हैं कि इसी फलन के समाकलन को हम ए और बी की सीमा के बीच में समाकलित करें। ए यहाँ पर ध्यान रखना निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, बी उच्च सीमा है। तो जब एफ एक्स डी एक्स का समाकलन हमारा जी एक्स प्लस सी था, ध्यान दीजिएगा जब हम निश्चित समाकलन में आते हैं तो हमारा ये नियतांक हट जाएगा, अब बचेगा केवल जी एक्स, और लिमिट हमारी क्या है ए से बी। और इस लिमिट का मतलब समाकलन के बाद जो आया है, जब लिमिट वाला मान रखेंगे तो उच्च सीमा पहले रखेंगे, माइनस के बाद निम्न सीमा।
तो जी एक्स ए से बी के बीच की लिमिट में रखेंगे तो एक, और किस में कहाँ रखेंगे, चूंकि x के सापेक्ष समाकलन निकाल रहे थे तो x की जगह पर रखेंगे, एक बार b रखेंगे तो जी बी ये हो जाएगा जी एक्स का b के लिए मान, और ये जी ए ये हो जाएगा जी एक्स का a के लिए मान, जी बी माइनस जी ए, यानी उच्च सीमा वाले मान से निम्न सीमा वाले मान को घटा दीजिए तो आपको उस निश्चित समाकलन का मान प्राप्त हो जाएगा। अभी फिलहाल समाकलन के इस मैथमेटिकल टूल को हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। बाकी डेरिवेशन करते समय या प्रश्नों का अभ्यास करते समय जहाँ कहीं जिस रूप में ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ पर फिर से एक बार उसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। और जो लोग मैथ के हैं वो तो आगे देर सवेर पढ़ेंगे ही समाकलन अपने गणित के विषय में भी, जो लोग बायोलॉजी के भी हैं उनका फिजिक्स में अपने मतलब भर का इतने से काम चल जाएगा, फिर आगे जैसी ज़रूरत होगी तो ठीक है। आप लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। धन्यवाद।